हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज 33 में। आज मैं आपको 2024 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से कि टोटल क्वेश्चन 80 था, जिसमें से 40 क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में कराया था और बाकी के बचे हुए जो 40 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका मैं आंसर आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो में बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ताकि आपके जो 2026 में आने वाला एग्ज़ाम है उसमें ये सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इसमें क्वेश्चन दिख रहा है 40 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सुभाष चंद्र बोस वो क्या किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन किया गया था। जो बम्बई राज्य है, ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और गुजरात को, मतलब बम्बई को, जिसको कि अभी हम लोग मुंबई बोलते हैं, उसका बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए। देखिए ये क्वेश्चन करेंट का है, इसमें बदलते रहता है। तो अभी जो अकॉर्डिंग टू बुक ये बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 19। टोटल अभी कितने हैं वर्तमान में, 19 है ना, 19 नगर निगम स्थापित किए हैं। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1953 और ऑप्शन डी है 1954। तो 43 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1953 में। और 1950 में क्या हुआ था, तो संविधान भी लागू किया गया था इस टाइम में। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी ना, सुप्रीम कोर्ट एससी की भी स्थापना 1950 में हुई थी। और 1952 में क्या हुआ था, तो आपको पहले भी बता चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में, एनएफपी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, है ना, राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना की गई थी 1952 ईस्वी में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 44, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। जो चुनाव आचार संहिता होता है उसका निर्माण कौन करता है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय दल, ऑप्शन सी है सत्तारूढ़ दल और ऑप्शन डी है आपका विपक्षी दल। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा निर्वाचन आयोग, है ना। चुनाव आचार संहिता के 24 घंटे पहले क्या होगा, इलेक्शन के मतलब वोटिंग के 24 घंटे पहले किसी भी तरह का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। इन सारी चीज़ों का डिसीजन कौन लेता है, वो लेता है निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं ना। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कौन सी है, एक स्तरीय है कि दो स्तरीय है, 3 स्तरीय है या 4 स्तरीय है। तो 45 का जो आपका सही आंसर होगा ये आपका क्या होगा, त्रिस्तरीय, है ना, या 3 स्तरीय बोलिए या फिर इसको बोल सकते हैं त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय। बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वो त्रिस्तरीय है। आपका अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है ना। आंग सान सू की जो है, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है। ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा म्यांमार, है ना। म्यांमार को बर्मा भी बोला जाता है, म्यांमार को बर्मा बोला जाता है। और आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी ये एक चैप्टर है ना, ऑन्ग सान सू की स्पीच, है ना, ये भी आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया होगा और इसमें भी एसएसटी में ये पूछा जाता है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 47, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, है ना। चिली एक अदर कंट्री है, एक देश है। इसका जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ऑप्शन ए है मैरी रॉबिन्स, ऑप्शन बी है किम कैंपबेल और ऑप्शन सी है लौरा चिंचिला और ऑप्शन डी है मिशेल बाचेलेट। तो आपका 47 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, है ना। मिशेल बाचेलेट क्या है, ये सबसे पहली राष्ट्रपति थी कहाँ की, तो चिली कंट्री, है ना। चिली की जो सबसे पहली राष्ट्रपति कौन थी, वो थी मिशेल बाचेलेट। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, जातिवाद पर, निष्पक्ष चुनाव पर या अलगाववाद पर, या डी है इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करेगा, लोकतंत्र सही तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका कौन करता है? तो निष्पक्ष चुनाव। जब क्या होता है, फेयर इलेक्शन होता है ना, बिना किसी समस्या के इलेक्शन होता है और बिना किसी धोखाधड़ी के इलेक्शन होता है, निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है। ये क्या होता है, इससे लोकतंत्र का भविष्य बेहतर बनता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है 49, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो ऑप्शन ए है 540, ऑप्शन बी है 543, ऑप्शन सी है 545 और ऑप्शन डी है 550। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 543। ठीक है, लोकसभा में चुने हुए सदस्य होते हैं ना वो 543 होता है, और इसमें दो क्या होता है आपका, मनोनीत होता है ना, जिसको कि राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, मनोनीत होता है। और अगर पूछा जाए कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो वो आपका होता है 545। लेकिन अगर बात करें कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या, तो आपको 543 याद रखना। दो मनोनीत थे जिसको राष्ट्रपति चुनता है, इसलिए कुल 545 है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है ब्रिटेन और ऑप्शन सी है आपका भारत, ऑप्शन डी है चीन। आपका जो 50 का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें डायरेक्ट क्या होते हैं, लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ब्रिटेन में भी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चीन में भी क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में भी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना। यहाँ पे क्या भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ, भारत में। बट स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगला क्वेश्चन आपका, कितनी जनसंख्या पर ना, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है? कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 7,000 और ऑप्शन डी है 15,000। तो आपका सही उत्तर होगा 7,000। अगर किसी भी ग्राम में ग्राम पंचायत का स्थापना कब किया जाएगा? जब क्या होगा, वहाँ की जनसंख्या 7,000 होगी। अगर 7,000 जनसंख्या हो जाती है तो ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया था वो किसके समय में किया गया था? ऑप्शन ए जनता पार्टी, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी है बहुजन समाज पार्टी और ऑप्शन डी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो आपको पता होगा 1975 में जो सरकार थी, किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार। किसकी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इंदिरा गांधी का किससे बिलोंग करती है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। आपका जो अगला क्वेश्चन है, पूरे जिले के प्रशासन कौन करता है ना, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो ऑप्शन ए है सरपंच, ऑप्शन बी है महापौर, ऑप्शन सी है जिला दंडाधिकारी और ऑप्शन डी है सत्र न्यायाधीश। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा जिला दंडाधिकारी है ना, इसको क्या बोलते हैं? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये क्या करता है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है ना, जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी करता है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन चला था? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है आपका 2000, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2006 और ऑप्शन डी है 2010। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2006। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन चला था, या ये पूछ ले कि नेपाल कब लोकतंत्र हुआ था, पूछ ले कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी या नेपाल लोकतंत्र कब हुआ था, या फिर सवाल हो कि नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन कब हुआ था। इसका सभी का आंसर क्या होगा? 2006 में। आपका अगला क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था, है ना, जल आपूर्ति के निजीकरण के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था, पानी की कमी हो गई थी जिस वजह से उस पूरे कंट्री में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो ये कौन सा देश था जहाँ पे विरुद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बोलीविया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है बेल्जियम। और आपका 55 का जो सही आंसर होगा वो होगा बोलीविया। बोलीविया में क्या हुआ, पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ था,
है ना, संघर्ष हुआ था और अगेंस्ट मतलब पानी के सप्लाई रोक देने की वजह से बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए बोलिविया कंट्री में क्या हुआ था, पानी के लिए या जल के लिए क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है ना, विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है ना, कौन कौन, विग और टोरी, है ना, विग और टोरी नामक जो राजनीतिक दल है उसका संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है युगास्लाविया, ऑप्शन बी है उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन सी है मैक्सिको और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो आपका 56 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रिटेन होगा। ये जो विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल थे इनका संबंध किस देश से था, ब्रिटेन से था। ऐसे भी इनका नाम भी आप समझ सकते हैं, विग एंड टोरी। ये युगास्लाविया मैक्सिको जैसे देशों में नहीं बल्कि ब्रिटेन जैसे देशों में इस तरह का इंग्लिश नेम रखा जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, मतलब इंग्लैंड में जो महिला कब से वोट देना शुरू कर दी थी या कब उनको अधिकार मिला था। तो ऑप्शन ए है 1873, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1928 और ऑप्शन डी है 1945 में। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ मिला था, तो इंग्लैंड में मिला था। इनमें से क्या संघात्मक शासन की विशेषता है, तो संघात्मक शासन की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है दोहरी सरकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी है संविधान की सर्वोच्चता और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 58 आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि जो संघात्मक होती है मतलब कई सारे संघों या राज्यों का जो शासन होता है उसमें दोहरी सरकार भी होती है, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका भी एक होता है, जुडिशरी होता है, उसके बाद वहाँ पे संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। आपका जो 59 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं ना, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं टोटल। तो ऑप्शन है 45, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 53 और ऑप्शन डी है 75। तो आपका जो पटना नगर निगम है उसमें टोटल कितने हैं, तो 75 वार्डों की संख्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन की अध्यक्षता में हुई है ना, भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, बीजेपी, है ना, बीजेपी, जिसमें अभी आपका मोदी जी क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो इसकी स्थापना किन की अध्यक्षता में हुई थी, है ना। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी है काशीराम और ऑप्शन डी है अजीत सिंह। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी। कब करी थी, तो 1980 में, है ना, 1980 में क्या की गई थी, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप याद रखेंगे इनका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप। इनका क्या है, कमल छाप, है ना, इसको आप याद रखेंगे। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है, तो वह है नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, है ना, इसको एनडीसी बोलते हैं, एनडीसी, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आपको कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी है 1956 में। तो इसका जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद का वो कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। और मैंने आपको पहले ही बताया था 1952 में क्या हुई थी, एनएफपी की स्थापना हुई थी, एनएफपी, है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति। उसके अलावा सबसे पहला जो आम चुनाव हुआ था आपका, सबसे पहला आम चुनाव, सबसे पहला आम चुनाव भी कब हुआ था, 1952 ईस्वी में आपका हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई सारे, है ना, क्वेश्चनों का क्या ये आंसर है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, है ना, किस संस्था के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है ना, नेशनल इनकम की गणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर उसके लास्ट में सारे का फुल फॉर्म दिया हुआ है ना, उसी में से एक आता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो
क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, y बराबर सी प्लस आई है ना, ये जो y है y बराबर सी प्लस आई में i क्या है, तो y बराबर सी प्लस आई में आपका i क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसमें ब्याज है ना, इंटरेस्ट क्या है, आय है या निवेश है या उपभोग है या ब्याज है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्याज होगा, है ना, आई से इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है, तो आई से इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है ना, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एनएनपी, एनएनपी है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें किस उत्पाद को शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए है बीमा व्यय, ऑप्शन बी है मूल्यह्रास, ऑप्शन सी है कच्चे माल की कीमत, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए इसमें उत्पाद में शामिल नहीं होता, बीमा का व्यय इसको भी शामिल नहीं किया जाता है, मूल्यह्रास इसको भी शामिल नहीं किया जाता है, और जो कच्चे माल की कीमत है इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए आपका 64 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में रखा जाता है ना, खनन जो है ये खनन को माइनिंग बोलते हैं ना, जिसमें खुदाई करके क्या बोलते हैं, खनन प्रक्रिया द्वारा कोयला वाला कुछ भी निकाला जाता है तो उसको खनन बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है वह है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 65 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए होगा, क्योंकि जैसे पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, कृषि हो गया, खेती बाड़ी हो गया, है ना, या मधुमक्खी पालन हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आपको पता होगा कि इसको 3 क्षेत्र में बांटेंगे, है ना, अर्थव्यवस्था के भागों कितने क्षेत्र में बांटेंगे, 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और आपका तृतीय क्षेत्र है इसको सर्विस, है ना, मतलब सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, किस अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था किस प्रकार में लोक कल्याण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, पूंजीवादी में, समाजवादी में, मिश्रित में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूंजीवादी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि वो पूंजीवादी क्या होता है, खुद पे ध्यान दिया जाता है, और मिश्रित में दोनों पे ध्यान दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है, इसमें क्या होता है, लोगों के कल्याण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है ना, पूंजी का पारिश्रमिक इनमें से क्या है, तो ऑप्शन ए है लगान, ऑप्शन बी है मजदूरी, ऑप्शन सी है ब्याज, और ऑप्शन डी है लाभ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी, मजदूरी। क्या होगा, बी, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है, पूंजी का पारिश्रमिक मजदूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है ना, मतलब संस्थागत का मतलब हो गया आपका जो रजिस्टर्ड है, जो इंस्टीट्यूशन है ना, कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है। ऑप्शन ए है महाजन, ऑप्शन बी है व्यापारी, और ऑप्शन सी है रिश्तेदार, और ऑप्शन डी है सहकारी बैंक। तो इसमें देखिए महाजन क्या होगा, ये इंस्टीट्यूशनल नहीं होगा, मतलब संस्थागत तो नहीं हो सकता है। व्यापारी ये भी संस्थागत नहीं होता है, कोई संस्था नहीं होती इसकी। रिश्तेदारगत खैर कुछ होता है नहीं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सहकारी बैंक क्या करता है, एक संस्थागत वित्त का स्रोत है जो वित्त प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार है ना, जो भारतीय पूंजी बाजार है किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, अल्पकालीन या मध्यम अवधि के लिए, या दीर्घकालीन करता है, या इनमें से सभी करता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होता है, अल्पकालीन, है ना, अल्पकालीन ऋण या अल्पकालीन लोन का जो प्रबंध करता है वो कौन करता है, भारतीय पूंजी बाजार। आपका जो अगला क्वेश्चन है 70, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है, जो ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना, उनको वित्त की मतलब रुपये पैसे की आपूर्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है सहकारी बैंक, ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक, और ऑप्शन आपका सी है नाबार्ड, और ऑप्शन डी क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसकी पूर्ति कौन करता है, तो इसकी पूर्ति करता है नाबार्ड, है ना, कौन करता है इसकी पूर्ति, नाबार्ड। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत, जी ना, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में, 1904 में, 1912 में, और 1915 में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1904 ईस्वी में, है ना, 1901 तो होगा नहीं, और 1915 भी नहीं होगा, और 1912 बिल्कुल भी नहीं। 1912 में क्या हुआ था, आपके बिहार की स्थापना हुई थी,
बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। तो इसका जो भारत में साक्षरता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1904 में। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि जो अधिकांश जो विकसित देश होते हैं ना, जो कार्यबल होते हैं, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, उन सारे कंट्री में कृषि तो बिल्कुल नहीं की जाती है, उद्योग भी कम होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? सर्विस पे ध्यान दिया जाता है ना। जो भी विकसित है ना, डेवलप्ड कंट्री है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होता है? सर्विस पे ध्यान दी जाती है, सेवा क्षेत्र पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? याद रखिएगा, देखिए नई आर्थिक नीति होती है ना, NEP, ये एक लेनिन के द्वारा भी शुरू की गई थी, लेनिन के द्वारा 1921 में। बट ये क्या है? रूस में है। ये क्या है? रूस में। लेनिन के द्वारा 1921 में रूस में। अगर पूछा जाए भारत में, तो भारत में क्या हो जाएगा आपका? 1991 है ना। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, जिसके तहत LPG, याद होगा आपको, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। लिबरलाइजेशन मतलब क्या हो गया आपका? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीनों की शुरुआत जो की थी वो कब की गई थी? 1991 ईस्वी में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कौन सा सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है कृषि उत्पाद के लिए, है ना। ISI मार्क, एग मार्क या हॉल मार्क, या इनमें से सभी का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए एग मार्क का इस्तेमाल किया जाता है कृषि उत्पादों को प्रमाण के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए। किसको? एग मार्क का। आपका जो अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? भोजन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो 75 का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान के लिए जो मेन कंपोनेंट है या मेन थिंग है वो क्या चीज़ चाहिए? उसको भोजन चाहिए खाने के लिए, स्वास्थ्य चाहिए और उसके बाद शिक्षा चाहिए। इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये प्रमुख घटक हैं। अगला है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1980 में या 1989 में, 1997 में या 2004 में? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना चालू की गई थी। आपका जो अगला क्वेश्चन है, HDI मानव विकास सूचकांक, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरू की गई थी? 1980 में, 1990 में, 1970 में या 1960 में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1990 ईस्वी में क्या की गई थी? HDI की, है ना, शुरुआत की गई थी, ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण और पशुपालन। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि कौन से क्षेत्र के आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें क्या आता है? देखिए वानिकी आता है ना, फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ पौधे लगाना। मछली पालना भी जस्ट बताया था कि मछली पालना भी आता है, वानिकी भी आता है और पशु पालना भी इसी के अंदर आता है। लेकिन ये जो विनिर्माण है, ये मैन्युफैक्चरिंग, ये बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि ये किस में आता है? ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं ना, सेकंड क्षेत्र में आती है, द्वितीय क्षेत्र में आती है। इसके लिए इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? जो दोहरे संयोग है ना, डबल क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस हो जाता है कि मुझे ये चाहिए लेकिन वो खरीद के ले आया। तो इसमें किसको, कौन इसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो कौन हल करेगा? तो इसका ऑप्शन ए है वस्तु, ऑप्शन बी है वस्तु मुद्रा, ऑप्शन सी है मुद्रा और ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है दोस्तों, वस्तु तो हल नहीं करेगी, ये तो नहीं होगा। वस्तु मुद्रा भी हल नहीं करेगी, क्योंकि वस्तु मुद्रा बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुद्रा होगा, क्योंकि मनी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? आसानी से, है ना, आदान प्रदान कर सकते हैं। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, 80 और अंतिम क्वेश्चन है इस क्या बोलते हैं सीरीज का। तो इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भी क्या है? व्यापारिक बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक PNB ये भी व्यापारिक बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी व्यापारिक बैंक है। बट जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है ना, RBI को क्या कहा जाता है? RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसलिए ये क्या होगा?
व्यापारिक बैंक नहीं होगा। इसलिए सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1935 में। इसको भी याद रखिएगा, कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर हम लोग मिलते हैं सेम इसी उत्साह के साथ अगले वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये भी वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद हो और 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला हो उसमें वो बेहतर से बेहतर मार्क्स ला पाएँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।